अब आइए आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को फिर से यूपी लाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने सुबह सुबह ही साबरमती जेल में दस्तक दी और उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए कानूनी औपचारिकताओं की शुरुआत कर दी है। पुलिस की टीम ने साबरमती जेल में अतीक के खिलाफ जारी कोर्ट के वारंट को तामील कराया। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर जीशान के मामले में बयान भी दर्ज किए हैं। दरअसल पुलिस ने अतीक से प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पूछताछ की। 31 दिसंबर 2022 को अतीक के बेटे अली ने दोस्तों के साथ मिलकर जीशान के साथ मारपीट की थी और जेल में बंद पिता अतीक से बात कराकर रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के खिलाफ जारी बी वारंट भी साबरमती जेल में तामील कराया। कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, उन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्द ही यानी हफ्ते भर के अंदर प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकालकर एक बार फिर से प्रयागराज लाएगी। उस उमेश पाल मर्डर केस के क्लू खोजने की कोशिश प्रयागराज पुलिस करेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इस वारंट के तामील होने से अतीक को यूपी लाने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक को प्रयागराज लाकर पूछताछ कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड को महीने भर से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन हमलावर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी बीच हत्याकांड में शामिल रहे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड के 9 दिन बाद यानी 5 मार्च की हैं, जिसमें प्रयागराज में उमेश पाल पर हमले के दौरान बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम मेरठ में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर एक बैग लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। अखलाक के घर के अंदर लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला गेट पर जाती दिख रही है, जो घर में मौजूद लोगों से इजाजत मिलने के बाद गेट खोलकर गुड्डू मुस्लिम को घर के भीतर लाती है। घर के अंदर लगे तीसरे सीसीटीवी कैमरे में महिला के पीछे गुड्डू मुस्लिम आता दिख रहा है, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम सामने सोफे पर बैठी अखलाक की बहन के सामने जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान नीले रंग की टी शर्ट में एक शख्स गुड्डू मुस्लिम से गले मिलता है। थोड़ी देर बाद अखलाक भी आ जाता है। थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती है, फिर तीनों बारी बारी से अंदर के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अतीक के बहनोई अखलाक को 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अखलाक का परिवार अब अलग ही कहानी बयां कर रहा है। अतीक के बहनोई अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी से साफ है कि अखलाक के जरिए अतीक ने पश्चिमी यूपी में अपना नेटवर्क तैयार करके रखा था, लेकिन अखलाक की बहन अपने भाई को अब भी बेकसूर साबित करने में लगी है। पॉलिटिक्स है, अब ये क्या मैं बोलूं, जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है। किसके मुंह को बंद कर सकते हैं, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है। बहन भले ही अखलाक को बेकसूर बता रही है, लेकिन अखलाक की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई। लेकिन अखलाक की बहन बड़ी साफ गोई के साथ शीशे की तरह साफ तस्वीरों को भी झूठा बता रही है। उसको देख के अखलाक हिल गया, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी ये डर था कि कहीं ये कुछ कर न दे। अच्छा, मैं तो उसको पहचानती नहीं थी, बताया जरूर जा रहा है कि उनके आदमी हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी उठने लगा कि 38 दिनों से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में खाक छान रही पुलिस पहले से ही आशंका क्यों जताने लगी थी कि गुड्डू मुस्लिम समेत उमेश पाल की हत्या में शामिल कई आरोपी नेपाल भाग गए हैं। यूपी में मदरसों को लेकर एक मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ना तय है। एक तरफ जहां प्रयागराज पुलिस लंबे वक्त से उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है, वहीं यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने इस मसले को मदरसों से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया है। ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में सरेआम हुई वारदात को मंत्री ने मदरसों से जोड़ दिया। इसके साथ ही मदरसों को लेकर कई मांग की है। कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। मदरसों पर मंत्री जी की तलखी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी मंत्री जी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए मदरसों पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियां भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ हैं, या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है।
रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े करने के बाद सोमवार को अखिलेश यादव ने बसपा के संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश यादव सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के स्कूल में पहले स्वामी प्रसाद के पिता की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ स्कूल में लगवाई गई कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मान्यवर काशीराम महाविद्यालय जो स्वामी प्रसाद मौर्य का कॉलेज है और यही है वो मूर्ति मान्यवर काशीराम की, जिसका अनावरण राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव ने किया। दरअसल सपा की पहचान अब तक सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए राजनीति करने वाली पार्टी की रही है, लेकिन लगातार कई हार झेलने के बाद अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए सपा की इसी पहचान को बदलने के लिए यादव के अलावा बाकी ओबीसी जातियों और बसपा के बेस वोटर यानी कि दलित समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करना इसी दिशा में अखिलेश का बड़ा कदम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने दलितों को अपने पक्ष में रिझाने का एक फासला फेंका है। काशीराम देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। ऐसे में बसपा काशीराम को लेकर सपा और अखिलेश यादव के इस रुख से बौखलाई हुई है और मूर्ति अनावरण पर सवाल खड़े कर रही है। रायबरेली में अखिलेश यादव के कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने को बहुजन समाज पार्टी ने दिखावा बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने जीते जी कभी कांशीराम का सम्मान नहीं किया। ऐसे में अब अखिलेश यादव का कांशीराम की मूर्ति लगवाना सिर्फ सियासी नाटकबाजी है। सभी महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था, तो अब उनका तो नाटक चल रहा है मूर्ति लगाना, ये करना। जब तुम महापुरुषों का अपमान किए हो तो आज तुम्हारी मूर्ति लगाने से थोड़ी ना तुम्हारे साथ कोई आ जाएगा। हालांकि बसपा से लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण का स्वागत करते हुए कांशीराम को देश की धरोहर बताते हुए कहा है कि कांशीराम की वजह से ही समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है। मान्यवर काशीराम जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उसी से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई। लेकिन बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध की सपा की कोशिश को मलूक नागर ने नाकाम बताते हुए कहा कि बसपा का 20 वोटर अब भी उनके साथ डटकर खड़ा है। बहरहाल बहुत जल्द यूपी में होने वाले निकाय चुनाव के नतीजों में सामने आ जाएगा अखिलेश यादव दलित वोटर्स को साधने की रणनीति में कामयाब हुए या नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सपा मुखिया दमखम से तैयारियों में जुटे हैं, वहीं उनकी पार्टी में सिर फुटबल नजर आने लगा है। अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे के वक्त पार्टी की गुटबाजी जग जाहिर हो गई। यहां पार्टी के दो कद्दावर नेताओं के बीच तल्खियां साफ साफ नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ अपनी फोटो तो लगाई है, लेकिन ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और सपा के मुख्य सचेतक भी वो कहे जाते हैं, उनकी इस होर्डिंग में कहीं भी तस्वीर नहीं दिख रही है। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में अखिलेश यादव के दो कार्यक्रम थे, जहां सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के बीच दूरी साफ दिखी। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य वाले होर्डिंग्स में तो स्थानीय विधायक मनोज पांडे का नाम और फोटो तक नहीं था। अब नहीं है, अब ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक है। हम लोग मनोज पांडे जी के साथ तन मन धन से है। उनकी रैली में जो भी लोग आएंगे, प्रतापगढ़ बाहर से लोग आते हैं और यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है। पूरे ऊंचाहार विधानसभा में यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनोज पांडे जी का काम बोलता है। बताया जा रहा है कि कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की अगुवाई की थी, जबकि जगतपुर के कार्यक्रम में मनोज पांडे फ्रंट में रहे। लेकिन चुनावी माहौल में क्षेत्र के दोनों कद्दावर पार्टी नेताओं का एक साथ न होना टेंशन बढ़ा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्शन मोड में दिखे और सफाई में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ब्रजेश पाठक अचानक तेज बहादुर सप्रू बेली अस्पताल पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, लेकिन अस्पताल में फैली गंदगी ने उनका पारा हाई कर दिया। ये किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल के अंदर ब्रजेश पाठक ने बारीकी से व्यवस्थाओं को जांचा, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को देखा, अस्पताल में कई जगहों पर टूटे फर्श की मरम्मत के निर्देश दिए। इसी के साथ ही सफाई समेत बाकी लचर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। कुछ सफाई को लेकर त्रुटियां मिली हैं। हमने आज एक दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता है उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और सीएमएस से सीएमओ को कहा है तत्काल इसके लिए काम करें। तमाम शिकायतें मिल रही कि दवाएं बाहर से लिखते हैं। नहीं, कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले आप? हाँ, कई पेशेंट से मिले।
सफाई व्यवस्था के अलावा ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की कई खामियां पकड़ी, जिन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। इटावा में कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए हर रोज जिंदगी को खतरे में डालते हैं। स्कूल जाने के लिए यहाँ बच्चे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पार करके दूसरे छोर पर जाते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर दूरी से बचने के लिए इन बच्चों को एक्सप्रेसवे के बीच से ले जाया जाता है। पास में स्कूल न होने की वजह से एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए बैरिकेडिंग की जाली भी काट दी गई है। तब मजे तो बहुत घूम के जाने पड़े हैं, बहुत देर हो जाए, लेट हो जाए, फिर तब मरा ही जाने पड़ते हैं। तुम्हारे साथ कितने बच्चे जाते हैं लगभग? ऐसे 21 ये लापरवाही एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 115 और 16 के बीच हर रोज होती है। यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे जिंदगी जोखिम में डालते हैं, जिसकी वजह से कई बार वाहन चालकों को इमरजेंसी ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ से जो वाहन निकलते हैं लगभग 120-150 की बेहद स्पीड से निकलते हैं। वहीं जिस तरह से जो अभी नज़ारा आपने देखा कि बच्चे यहाँ से एक्सप्रेसवे से अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं। हालांकि अब गांव के प्रधान ने इस खतरे का समाधान करने की मांग की है। नहीं, ये रिक्स है साहब, इसीलिए तो हमने आपसे भी कहा, आपसे भी गुजारिश है शासन प्रशासन से आपके द्वारा कि ये रास्ता साहब ब्लॉक की जाए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन ने अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। एबीपी गंगा आपको अयोध्या का हवाई दर्शन आपके घर बैठे कराने वाला है। अयोध्या की हेलीकॉप्टर सर्विस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। साथ ही इससे अयोध्या के मठ और मंदिरों का दर्शन भी किया जा सकता है। 28 मार्च को रामनवमी के दिन शुरू हुई यह हेलीकॉप्टर सेवा अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी हवाई दर्शन कर सकेंगे। हर एक दर्शनार्थी को 3000 रुपए का किराया चुकाना होगा। अब अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का वो वीडियो देखिए, जिसके लिए आपको अयोध्या जाकर 3000 रुपए का किराया चुकाना होगा। दरअसल अयोध्या में 15 दिनों के इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रगति को हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। सर, डेवलपमेंट का तो मतलब चल रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है। एक नई दिशा दी जा रही है अयोध्या को। आने वाले समय में वाराणसी जैसा किया जाएगा, जो छोटे छोटे स्पॉट्स अपने डेवलप हो रहे हैं। सूर्य कुंड है सर, पहले सूर्य कुंड जैसा था, अभी देखेंगे एकदम। 7 मिनट के इस हवाई दर्शन के लिए अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम कथा पार्क में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।